1939 से 1945 इतिहास का सबसे विनाशकारी संघर्ष था। इस युद्ध के अंत के बाद पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। दुनिया दो महाशक्तियों के बीच बंट चुकी थी, अमेरिका और सोवियत संघ। युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट दिया गया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के नियंत्रण में। यह विभाजन ही आगे चलकर तनाव का कारण बना। बर्लिन, जो जर्मनी की राजधानी थी, सोवियत नियंत्रित क्षेत्र में था, लेकिन इसे भी 4 हिस्सों में बांटा गया। पश्चिमी ब्लॉक, इसमें अमेरिका और उसके सहयोगी देश शामिल थे, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देश। ये देश पूंजीवादी विचारधारा को मानते थे। पूर्वी ब्लॉक, सोवियत संघ और उसके सहयोगी देश समाजवादी विचारधारा का पालन करते थे। इनमें पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया आदि। कोल्ड वॉर केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि दो विचारधाराओं का टकराव था। पूंजीवाद का सिद्धांत यह है कि हर व्यक्ति को अपने आर्थिक फैसले खुद लेने का अधिकार है, बाजार में कंपटीशन होता है और सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। अमेरिका इस विचारधारा का प्रमुख समर्थक था। इसमें इंडिविजुअल्स को अपनी क्षमता के अनुसार वेल्थ कमाने का अवसर मिलता है। समाजवाद का सिद्धांत यह है कि सभी रिसोर्सेज और वेल्थ का समान वितरण हो। इसमें सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। सोवियत संघ इसका प्रमुख समर्थक था। सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज मिलते हैं। अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म फैले, वहीं सोवियत संघ चाहता था कि दुनिया कम्युनिज्म को अपनाए। इस आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। कैसे शुरू हुआ संघर्ष? 1945 में याल्टा और पोट्सडैम में 2 प्रमुख सम्मेलनों का आयोजन हुआ, जहां युद्ध के बाद की दुनिया के बारे में फैसले लिए गए। याल्टा सम्मेलन, इसमें तय किया गया कि जर्मनी को 4 हिस्सों में बांटा जाएगा। पोट्सडैम सम्मेलन, इसमें अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मतभेद खुलकर सामने आए। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने मार्शल प्लान के तहत यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता दी। यह योजना सोवियत संघ को पसंद नहीं आई। आयरन कर्टन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक प्रसिद्ध भाषण में कहा कि एक आयरन कर्टन ने यूरोप को 2 भागों में बांट दिया है। इसका अर्थ था कि पूर्वी यूरोप पूरी तरह से सोवियत नियंत्रण में है। चुनौतियां और प्रारंभिक संघर्ष। जर्मनी का विभाजन कोल्ड वॉर का एक महत्वपूर्ण पहलू था। पश्चिमी जर्मनी, यह अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के नियंत्रण में था। पूर्वी जर्मनी, यह सोवियत संघ के नियंत्रण में था। बर्लिन की स्थिति सबसे अधिक जटिल थी। बर्लिन एयरलिफ्ट 1948 से 1949। सोवियत संघ ने पश्चिमी बर्लिन की सप्लाई लाइनें बंद कर दी, लेकिन अमेरिका ने हवाई रास्ते से खाद्य सामग्री और अन्य जरूरत की चीजें पहुंचाई। नाटो, NATO, 1949 में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने एक सैन्य गठबंधन बनाया, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन NATO कहा गया। इसका उद्देश्य था सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। वॉर्सो पैक्ट, इसके जवाब में सोवियत संघ ने 1555 में अपने सहयोगी देशों के साथ वॉर्सो पैक्ट बनाया। अध्याय 2, जासूसी का खेल। कोल्ड वॉर के दौरान जासूसी एक महत्वपूर्ण हथियार बन गई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी खुफिया एजेंसियों को मजबूत किया। CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, अमेरिका की खुफिया एजेंसी, जिसकी स्थापना 1947 में हुई। इसका मुख्य कार्य दुनिया भर में इंटेलिजेंस गैदरिंग करना और सोवियत संघ की योजनाओं का पता लगाना था। KGB, कमिटेड गोसुदार्स्ट्वेनोए बेजोपासनोस्टी, सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी, जो 1954 में स्थापित हुई। इसका काम था दुश्मनों की जानकारी जुटाना और अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना। 2 मशहूर जासूसों की कहानियां। एल्ड्रिच एम्स CIA का एक अधिकारी था जो सोवियत संघ के लिए जासूसी करता था। उसने कई गुप्त दस्तावेज सोवियत संघ को सौंपे। उसके बिट्रेयल से अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। किम फिल्बी ब्रिटेन का एक जासूस था जो सोवियत संघ के लिए काम कर रहा था। वह कैम्ब्रिज 5 का हिस्सा था, जो एक सोवियत जासूसों का समूह था। उसकी कहानी आज भी दुनिया भर में जासूसी की सबसे बड़ी गाथाओं में से एक मानी जाती है। कूट संदेश, कोडेड मैसेजेस, जासूस गुप्त संदेशों का आदान प्रदान करते थे। डबल एजेंट्स, कई बार एक जासूस दोनों पक्षों के लिए काम करता था। गुप्त कैमरे और उपकरण, छोटे छोटे गुप्त कैमरों और रिकॉर्डिंग उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता था। जासूसों के लिए सबसे बड़ा खतरा था पकड़े जाने का। एक बार पकड़े जाने पर उन्हें मौत की सजा दी जा सकती थी। जासूसी का खेल केवल सूचनाएं जुटाने तक सीमित नहीं था, इसमें मनोवैज्ञानिक दबाव भी शामिल। कोल्ड वॉर केवल हथियारों और जासूसी तक सीमित नहीं था, यह एक आइडियोलॉजिकल बैटल भी था, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ अपनी अपनी विचारधाराओं को दुनिया पर थोपना चाहते थे। इस अध्याय में हम विचारधारात्मक संघर्ष और प्रचार, प्रोपेगेंडा के जटिल पहलुओं का विश्लेषण करेंगे। पूंजीवाद बनाम साम्यवाद। पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। अमेरिका का मानना था कि फ्री मार्केट और इंडिविजुअल फ्रीडम से समाज का विकास होता है। साम्यवाद, कम्युनिज्म। सोवियत संघ ने एक ऐसा समाज स्थापित करने की कोशिश की जहां हर चीज का समान वितरण
आकर्षण हो। शीत युद्ध का वैश्विक प्रभाव, यह संघर्ष सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। दोनों महाशक्तियां अन्य देशों को अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थीं। यूरोप, पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ का प्रभाव था, जबकि पश्चिमी यूरोप अमेरिका के समर्थन में था। एशिया, चीन, वियतनाम और उत्तर कोरिया ने साम्यवाद को अपनाया, जबकि दक्षिण कोरिया और जापान पूंजीवादी बने। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, इन क्षेत्रों में भी दोनों पक्षों ने अपने प्रभाव के लिए संघर्ष किया। डोमिनो थ्योरी, अमेरिका का मानना था कि अगर एक देश में साम्यवाद फैला तो उसके पड़ोसी देश भी साम्यवादी हो जाएंगे। इसे डोमिनो इफेक्ट कहा गया। सोच के कारण अमेरिका ने वियतनाम और कोरिया में दखल दिया। प्रचार का अर्थ प्रचार, प्रोपेगेंडा का अर्थ है किसी विचारधारा, विश्वास या राय को लोगों तक पहुंचाना और उन्हें प्रभावित करना। कोल्ड वॉर के दौरान दोनों पक्षों ने प्रचार तंत्र का इस्तेमाल किया। अमेरिकी प्रचार तंत्र रेडियो फ्री यूरोप, यह एक अमेरिकी रेडियो चैनल था जो पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन के खिलाफ प्रचार करता था। हॉलीवुड, अमेरिकी फिल्मों में सोवियत संघ को अक्सर दुश्मन के रूप में दिखाया जाता था। जेम्स बॉन्ड जैसी फिल्मों में सोवियत एजेंट्स को खलनायक के रूप में पेश किया गया। कॉमिक्स, कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर हीरो कॉमिक्स में अमेरिका के दुश्मनों को हराने वाले नायकों को दिखाया गया। सोवियत प्रचार तंत्र प्रावदा, यह सोवियत संघ का प्रमुख अखबार था जो सरकार के विचारों का प्रचार करता था। फिल्में और कला, सोवियत संघ में बनी फिल्मों और कला में साम्यवाद को श्रेष्ठ दिखाया गया। पार्टी मीटिंग्स, साम्यवादी पार्टी की बैठकें और रैलियां भी प्रचार का हिस्सा थीं। कैसे काम करता था प्रचार? भय पैदा करना, फियर मॉन्गरिंग। दोनों पक्ष अपने दुश्मनों के खतरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते थे। आदर्श प्रस्तुत करना, प्रेजेंटिंग आइडियल्स, अपने सिस्टम को दुनिया के लिए सबसे अच्छा बताने की कोशिश की जाती थी। देशभक्ति जगाना, फॉस्टरिंग पैट्रियटिज्म, लोगों में अपने देश और सिस्टम के प्रति गर्व पैदा करना। चुनौतियां, सही सूचना और झूठे प्रचार में अंतर करना मुश्किल था। प्रभाव, प्रचार ने लोगों की सोच पर गहरा असर डाला। कई बार लोग अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ हो गए। हथियारों की होड़ का आरंभ, परमाणु हथियारों का विकास। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत पहला परमाणु बम विकसित किया। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर इसका प्रयोग किया गया। सोवियत संघ ने 1949 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। आर्म्स रेस, कोल्ड वॉर के दौरान दोनों महाशक्तियां अधिक से अधिक और बेहतर हथियार बनाने की होड़ में थीं। अमेरिका ने एच बॉम्ब का परीक्षण किया। सोवियत संघ ने भी जल्द ही एच बॉम्ब बना लिया। ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, दोनों देशों ने ऐसी मिसाइलें विकसित की जो हजारों किलोमीटर दूर तक मार कर सकती थी। यह सिद्धांत कहता है कि अगर एक देश ने परमाणु हमला किया तो दूसरा देश भी जवाब देगा, जिससे दोनों देश नष्ट हो जाएंगे। यह डर ही था जिसने दोनों पक्षों को युद्ध से रोका। इसे डिटरेंस थ्योरी भी कहा जाता है। यह घटना कोल्ड वॉर की सबसे खतरनाक स्थिति मानी जाती है। सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अमेरिका ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। दोनों पक्ष युद्ध के करीब पहुंच गए, लेकिन अंततः एक समझौते के तहत मामला सुलझा। 1980 के दशक में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव SDI की घोषणा की, जिसे स्टार वॉर्स प्रोग्राम भी कहा गया। इसका उद्देश्य था अंतरिक्ष से मिसाइलों को रोकना। हथियारों की होड़ को रोकने के लिए कई समझौते हुए। सॉल्ट I और सॉल्ट II, ये समझौते हथियारों की संख्या सीमित करने के लिए किए गए। INF ट्रीटी, इसमें मध्यम दूरी की मिसाइलों को खत्म करने पर सहमति हुई। हथियारों की होड़ और प्रचार का युद्ध कोल्ड वॉर के 2 महत्वपूर्ण पहलू थे। इन दोनों ने दुनिया को दशकों तक तनाव में रखा। हालांकि इन्हीं पहलुओं ने कोल्ड वॉर को एक शीत युद्ध बनाए रखा और सीधे संघर्ष से बचाव किया। अगर आप इन रोचक कहानियों को और जानना चाहते हैं और इतिहास के अनसुने पन्नों को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बुक्स